स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का भारत का भूगोल का पार्ट। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक को हम लोग समराइज़ कर रहे थे और इसमें हम लोग कृषि और पशुपालन का जो चैप्टर है वो चल रहा था। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो खनिज संसाधन का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग, चूँकि इसका एक भाग मैंने अपलोड कर दिया था, इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि जो हैं, कृषि जोत एवं उसके आकार। तो यहाँ से कई इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक हैं। दरअसल जो टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कई बातें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम से डायरेक्टली पूछी जाती हैं। इसके पहले जो देखा था वो तो आपका पूरा फसलों को लेकर के था, तो फसलों से कभी क्वेश्चन पूछा कभी नहीं पूछा, हालांकि पूछता ज़रूर है एक आध, लेकिन जो यहाँ से आते हैं तो वो कृषि और पशुपालन के कॉन्सेप्चुअल एरिया से आते हैं। तो ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बुक में अच्छे से डिस्कस किया गया है और हम लोग इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, 3 होल्डिंग्स हैं, वो है मार्जिनल होल्डिंग, स्मॉल होल्डिंग और सेमी मीडियम होल्डिंग्स। तो इनको लेकर के जो पूछा जाता है, और एक उसके बाद मीडियम होल्डिंग, लार्ज होल्डिंग्स भी हैं। तो इनको लेकर के जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है मार्जिनल होल्डिंग्स। तो ये जो सीमांत जोत है वो क्या है? तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो तो उसे सीमांत कृषक कह सकते हैं, या वो जो जोत होगी उसे कहेंगे सीमांत जोत। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत क्या होगी? सीमांत जोत। और इसकी खास बात यह है कि भारत में मार्जिनल जो फार्मर हैं यानी कि सीमांत किसान हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। स्मॉल होल्डिंग्स की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाली जो जोत हैं उनको छोटी या लघु जोत। तो मेनली यहाँ भूमि के आप एरिया को ध्यान रखें। सेमी मीडियम होल्डिंग्स जो है अर्ध मध्यम जोत, वो 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत जो है 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से बड़ी है। तो इनका हिस्सा कम है, लगभग 10.59% है जो बड़ी जोत है, लार्ज होल्डिंग्स। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है, जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इन्फो बॉक्स यहाँ पे शेयर किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम भी कर दिया है। खास बात क्या है कि भारत में कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो ये पूछा जाता है कि भारत में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 15। और देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो एग्रो इकोलॉजिकल हैं 20। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछा जाए तो 15 और एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछा जाए तो 20। ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट ये है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई। एक बुक का नाम यहाँ डिस्कस किया गया है, भारतीय कृषि का इतिहास। ये पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्फो बॉक्स में शेयर किया गया है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको ये एग्ज़ाम से पहले आपको ये एक बार देखने को मिले और आप इसको याद कर पाएँ। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। तो ये मेंस का एक टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि समस्याओं से आप सभी परिचित हैं। जो हम लोग अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को देखेंगे। एक पूसा कृषि मोबाइल ऐप है, तो ये 2016 में खेतों तक तकनीकी सहायता पहुँचाने के लिए एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। बात करेंगे हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको जूम इन करके आपको अच्छे से बताता हूँ कि जो सस्य गहनता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, वो क्या है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में यही पूछी जाती है। तो एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को सस्य गहनता कहते हैं, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। अगर इसको इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या, एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को ही भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। निकाली क्यों जाती है? तो दरअसल इसका जो परिणाम निकलता है उससे ये पता चलता है कि सस्य गहनता का मान जितना अधिक होगा भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब आपसे अगर यही 3 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट बना के दे दे तो आपसे पूछे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप यहाँ पर पकड़ लेंगे। और ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सस्य गहनता का मान जितना अधिक होगा भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि एक वर्ष में उतनी ही अधिक फसलें उगाई जाएंगी। ठीक, तो सस्य गहनता का आपको आइडिया हो गया होगा। अब भारत में सर्वाधिक सस्य गहनता कहाँ की है? तो पंजाब की है। ठीक, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। इसका फार्मूला क्या है? तो फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ इसको शेयर किया गया है कि सस्य गहनता का मतलब है जो सकल बोया गया क्षेत्र है
उसमें डिवाइड कर दीजिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि सकल बोया गया क्षेत्र से बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, शस्य गहनता। एक टर्म आता है जीएम फसल। ये जीएम क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अभी आपने एक बार सुना था कि बीटी बैगन को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था, काफ़ी पुराना हो गया। तो ये मतलब जो अनुवांशिक रूप से फसलों में बीजों में परिवर्तन करके नए नए बीज पौधे बनाए जा रहे हैं, उनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को जीएम फसल कहते हैं, और इनका फुल फॉर्म आपने देख लिया, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो कृषि में उपयोग किए गए ऐसे पौधों के डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग कर संशोधन किया जाता है। इसका उद्देश्य फसल की प्रजाति को कुछ कीटों एवं रोग से बचाना तथा उत्पादन को बढ़ावा देना भी होता है। और मैंने आपसे कहा कि बीटी बैगन को लेकर विवाद था, तो अभी कोई खाद्य फसल को यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है खाने में, क्योंकि भाई जो जीन में आपने परिवर्तन ला दिया तो उसके गुणों में क्या परिवर्तन होगा, अब इस पर रिसर्च की ज़रूरत है। भारत में एक ही फसल को मान्यता दी गई है, वो है भारत में बीटी कपास। तो ये बीटी जो है, एक्चुअली बीटी थोरिजियंटिस एक इंसेक्ट है, और उससे निकाले गए सेल को इसको अटैच किया गया है, तो इसलिए बीटी वहाँ से इसको ऐड किया गया है, बीटी कपास। तो बीटी कपास ही कृषि जीएम फसल का एक उदाहरण है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृषि उत्पादकता को लेकर। ये क्या होता है कृषि उत्पादकता? तो कृषि उत्पादकता होती है प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन, यानी कि कृषि उत्पादकता से तात्पर्य जो है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है या प्रति श्रमिक उत्पादन से है। तो इसका निष्कर्ष कैसे निकलता है? विस्तृत कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता अधिक होती है, जबकि गहन कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता कम होती है, ठीक। इसमें कई कारण होते हैं। हरित क्रांति वाले प्रदेशों की उत्पादकता सबसे अधिक है। तो स्टेटमेंट यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगला जो टर्म है उसकी बात करेंगे, कृषि दक्षता। कृषि दक्षता क्या है? तो कृषि दक्षता जो है वो कृषि उत्पादकता के समान है। अंतर यह है कि कृषि उत्पादकता जहाँ किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता को दर्शाती है, वहीं कृषि दक्षता जो होती है वो कृषि के वर्तमान स्तर का प्रतीक होती है। तो कृषि दक्षता वर्तमान स्तर का प्रतीक है, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। और जो आपका ये अभी आपने पढ़ा कृषि उत्पादकता, तो ये कृषि उत्पादकता जो है वो किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता को दर्शाती है। तो स्टेटमेंट अगर ये भी पूछे जाएँ तो आप इसको गलत ना करें। अब यहाँ पर कुछ क्रांतियों के नाम दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो खूब पूछे भी जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको जूम करके अच्छे से पढ़ेंगे। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम जो है वो क्या क्या हैं? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति कोको उत्पादन। रजत क्रांति अंडा कुक्कुट उत्पादन। तथा पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन दोनों के लिए है। तो लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन भी आता है और प्याज उत्पादन भी आता है, औषध उत्पादन भी आता है। तो आप लिख करके लगाया गया है, तीनों चीज़ों को इसमें याद रख सकते हैं, प्याज, झींगा मछली और औषध। तो गुलाबी क्रांति इन तीनों से संबंधित है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें झींगा मछली नहीं दिया जाता है, जनरली हमें याद रहता है, ये प्याज याद रहता है, झींगा मछली दे देता है, औषध भी दे सकता है। तो इस तरीके से उसको याद रखेंगे। बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से भी है और शहद उत्पादन से भी है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति है जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, ये सदाबहार क्रांति। इसके बाद आता है रजत रेशा क्रांति। तो रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा कौन सा होगा? कपास। तो कपास उत्पादन संबंधित है, ये तो आप इसको पकड़ भी सकते हैं। सुनहरा रेशा क्या है? तो सुनहरा रेशा उसका कलर थोड़ा सा सुनहरा कर दीजिए तो जूट हो गया, जूट उत्पादन। और वाइट है तो रजत है, सब श्वेत है, तो क्या हो जाएगा? कपास। सेफ्रॉन रिवोल्यूशन किससे है? तो नाम से ही है, केसर उत्पादन। ग्रे या स्लेटी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से है, ग्रे क्रांति या स्लेटी क्रांति। हरित सोना क्रांति, तो हरित सोना क्रांति है बांस उत्पादन से। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से है। परामनी क्रांति इंपॉर्टेंट है, भिंडी उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आता है इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। तो ये आपके भारत में जो कृषि क्रांति हैं उनके नाम हैं। यहाँ से अक्सर कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते रहे हैं, इसलिए इसको लेकर के आपको
अच्छे से याद करना है। हरित क्रांति का सीधे डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था कि हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है। तो हरित क्रांति से तात्पर्य है अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1966-67 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया था। और इसका जो प्रयोग था, हरित क्रांति के शब्द का जो प्रयोग था, तो सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड, तो उन्होंने इसका प्रयोग हरित क्रांति का किया था। और इसके तहत रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वावधान में बौने फसल वाली गेहूं की एक किस्म का विकास किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम के निदेशक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, तो उनको 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया था। अगर भारत में इसकी बात करें तो भारत में इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का जो श्रेय है वो दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। तो इसलिए नॉर्मन बोरलाग का भी नाम याद रखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन के नाम याद रखेंगे। और जो इस शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे अमेरिका के थे डॉक्टर विलियम गॉड, उनका भी नाम याद रखेंगे। और कब शुरू किया गया था? तो 1966-67 में किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका हरित क्रांति से संबंधित। अब इसके सकारात्मक जो प्रभाव हैं वो गहन कृषि उत्पादन प्रणाली, खाद्यान्न क्षेत्र में विशेष प्रगति, बाजारोन्मुख कृषि बनना, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ना, उद्योग, कृषि और उद्योग में आपसी संबंधों में मजबूती आई, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो हर चीज़ के पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, नकारात्मक भी हुए, कुछ आय में असमानताएँ बढ़ी, कुछ खाद्यान्न फसलों तक ही इसका प्रभाव रहा, कुछ हद तक बेरोजगारी भी कई क्षेत्रों में आई, कहीं पर जनरेट हुआ तो कहीं पर बेरोजगार हुए। रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग हुआ, ये सबसे बड़ा एक इसका ड्रॉबैक बना, इसकी वजह से थोड़ा मृदा उर्वरता का ह्रास हुआ है। अब भारत में दूसरी हरित क्रांति की बात करें तो दूसरी हरित क्रांति 1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ। इसे सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा गया है। एक क्वेश्चन आता है एनपीके अनुपात को लेकर के। एनपीके क्या है? तो एनपीके में एन जो है वो नाइट्रोजन है, पी जो है फास्फोरस है और के जो है वो पोटेशियम है। तो ये आपके उर्वरक में एक रेशियो के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रेशियो पूछा जाता है, नाम भी पूछा जाता है कि इसमें के क्या है, तो पोटेशियम है। और चूंकि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग अनुपात होता है, तो जनरली जो दलहन की फसलें हैं उनके लिए अनुपात 1:2:1 या 1:2:2 है। तो इसका भी याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है। नाइट्रोजन चूँकि फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसमें इसलिए नाइट्रोजन को रखा गया है। और जो इसमें फास्फोरस है तो वो श्वसन प्रकाश संश्लेषण को सपोर्ट करता है। जो पोटेशियम होता है तो वो रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है और पोषक तत्वों में पानी के स्थानांतरण में सहायक होता है। तो ये एनपीके का आपका इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। और रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो रेशियो जो है दलहनी फसलों में 1:2:1 या 1:2:2, तो 1:2:1 या 1:2:2 का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जो द्वितीय हरित क्रांति की बात हुई तो इसमें सभी फसलों, कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा। इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं यूरिया को लेकर के। नीम कोटेड यूरिया को लेकर के काफ़ी बात होती है, तो क्या है? तो जो एक्चुअली नीम कोटेड यूरिया है या सल्फर कोटेड यूरिया है, ये स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र तैयार की गई है। दरअसल जो नीम कोटेड यूरिया है इसके प्रयोग से नाइट्रीकरण मंद गति से होने लगता है। ये पूछा जाता है कि नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी इसके बारे में जो आपके प्रधानमंत्री उन्होंने कई बार इसको जब ये लॉन्च किया था तो बहुत इस पर जोर दिया था नीम कोटेड यूरिया को कि हम इतना % जो है यूरिया नीम कोटेड कर देंगे। तो दरअसल इसका ये है कि प्रयोग में नाइट्रीकरण मंद गति से होने लगता है और नाइट्रोजन का निक्षालन वाष्पीकरण द्वारा ह्रास कम हो जाता है। तो इससे होगा क्या कि नाइट्रोजन अधिक समय तक मृदा में रहेगा, जिससे पौधे नाइट्रोजन को लंबे समय तक ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे यूरिया कम मात्रा में अधिक फसल उत्पादन होगा तथा लागत भी कम आएगी। तो ये एक नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया की बात यहाँ पर है। एक योजना सरकार द्वारा चलाई गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें 2 बातें याद रखी हैं। एक तो ये कब शुरू हुआ, ये है 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। तो डेट याद रखेंगे 13 जनवरी 2016। अब दूसरा जो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है इसको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि अभी करंट का नहीं रहा है इसलिए पता नहीं पूछे कि ना पूछें, लेकिन चूंकि अभी चल रहा है तो इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। इसमें 3 तरीके से जो है आपकी प्रीमियम डिसाइड किए गए हैं। खरीफ के लिए है 2%, रबी के लिए है 1.5% और बागवानी फसलों के लिए है 5%। तो 2% याद रखेंगे, 1.5 याद रखेंगे और 5% याद रखेंगे। जो 2% है वो खरीफ के लिए,
1.5% है रबी के लिए और जो 5% है वो बागवानी के लिए इसकी प्रीमियम है। अब इसमें ख़ास बात क्या है कि बीमित किसको किसको किया गया है। तो देखिए बीमा जो है इसमें ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और इसके साथ साथ यानी कि अगर फसल का नुकसान हो जाता है तो ठीक है, अगर फसल कटने के बाद भी नुकसान होता है तो भी इसमें सुरक्षा का प्रावधान है। ये अक्सर कर पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया ये आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के। और इसमें एक बात यह है कि इसको संचालित कौन करता है, तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC द्वारा इसको संचालित किया जाता है, जो कि बीमा योजना की एकमात्र कंपनी कृषि के लिए है। अब मेरा गांव मेरा गौरव क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है ये। तो इसके तहत खेती को वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान से लैस करना है, जिनमें किसानों को खेती से संबंधित वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रीय कृषक आयोग। तो इससे संबंधित बातें जो है यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं, इनको जानना जरूरी है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो इसमें कई इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दी थी, हालांकि पुराना हो गया इसलिए हम रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब इसके बाद आता है कृषि विपणन को लेकर के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि इसको लेकर के भी काफ़ी क्वेश्चन, इसमें काफ़ी चर्चा रहती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर। तो इसमें कई संस्थाओं के माध्यम से कृषि विपणन का काम किया जाता है। इसमें नाफेड है, ट्राइफेड है, केंद्रीय विपणन समितियां हैं, प्राथमिक विपणन समितियां हैं। इसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि देश से समस्त नागरिकों को पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति उपलब्ध हो। अब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाने वाला सवाल है वो है MSP। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP क्या है, ये इसको कौन कैसे जारी करता है, कौन लागू करता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों की बुआई सत्र के प्रारंभ में वर्ष में 2 बार, रबी एवं खरीफ अब याद रखेंगे कि वर्ष में 2 बार जारी होती है, रबी के लिए, खरीफ के लिए, जायद के लिए नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। किसकी अनुशंसा होती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। कब लागू की जाती है? फसलों की बुआई सत्र के प्रारंभ में। तो एक एक लाइन इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कितनी फसलों के लिए लागू किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ये 22 में है कितनी कितनी? तो 22 में है 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन। अनाज में धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। दालों में अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर। तिलहन में सरसों यानी कि तोरिया, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, सूरजमुखी, तिल कुसुम, नाइजर सीड। और इसके अलावा अन्य है, तो अन्य में नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट जो है कोपरा, ये इसमें आते हैं। अब जो गन्ने के लिए जारी की जाती है तो वो होता है FRP। वो MRP नहीं होता है, वो उचित और लाभकारी मूल्य होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि MRP गन्ने के लिए भी लागू होती है तो वो FRP होती है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। अब एक टर्म आता है बायोटेक किसान, इसको देख लेते हैं। बायोटेक किसान क्या है? क्योंकि इसको जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको जारी की गई किसान केंद्रित योजना है। तो इसका उद्देश्य जो है वो पूरे देश के किसानों, वैज्ञानिकों और विज्ञान संस्थाओं को एक ही नेटवर्क से जोड़ना है। तो इस योजना के अंतर्गत महिला किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा देने के उद्देश्य से महिला बायोटेक किसान फेलोशिप की शुरुआत भी की गई है। अब एक वर्ड आता है खाद्य सुदृढ़ीकरण, फूड फोर्टिफिकेशन। ये फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? तो दरअसल खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान उनमें उपस्थित जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, खनिज, लवण, विटामिन, तो उनकी कमी पर नियंत्रण रखने हेतु खाद्य सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। भाई फूड प्रोसेसिंग तो इस समय खूब चल रही है इंडस्ट्री में, तो मतलब ऐसी प्रोसेसिंग ना हो कि उसकी वजह से उसमें जो आपके साल्ट हैं, विटामिन है, वो कम हो जाएं। तो इसीलिए उस पर कंट्रोल रखने के लिए ये जो है खाद्य सुदृढ़ीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। हालांकि अभी इसको अनिवार्य नहीं बनाया गया है, इसको स्वैच्छिक और सीमित किया गया है, लेकिन इस पर काम जारी है। अब ये जो खाने के मापदंड हैं कौन निर्धारित करता है? तो इसके लिए है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FSSAI। जो आप कोई भी खाते हो, खाने का सामान, खाने का पैकेट लेके आते हो, अंकल चिप्स भी लेके आते हो ना, तो पीछे देखो उस पर लिखा रहेगा FSSAI द्वारा प्रमाणित। तो दरअसल यही जो है खाद्य सुरक्षा के मानक जो है ये निर्धारित करता है और यही लागू करता है। तो ये सांविधिक निकाय है। तो खाद्य सुरक्षा का एक मानक अधिनियम 2006 के तहत एक सांविधिक निकाय है और इसका उद्देश्य जो है वो खाद्य सामग्री हेतु वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण और पालन सुनिश्चित करना है। जो FSSAI है
वो किसके अधीन काम करता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कर पूछा जाता है। एक टर्म है ई नैम। क्या है? ई नैम का फुल फॉर्म जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम। ये क्या है? तो दरअसल ये पूरे भारत का एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में इसमें विकसित की गई है। तो इसमें कृषि से संबंधित जितने उपज हैं उनके लिए जो इंटीग्रेटेड बाजार की बात की गई है। तो इनका निर्माण करने के लिए मौजूदा जो एपीएमसी और अन्य बाजार गोदाम हैं उनका प्रसार करने की मांग की गई है। ठीक है, तो एक ही स्थान पर ये सेवा प्रदान करता है, इस पर खरीदा बेचा जा सकता है, यानी कि देश की जितनी मंडियां हैं उनको इस पर जोड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं कृषि से संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछी जाती हैं, खूब पूछा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन तो आपको रट के जाने ही जाने हैं किसी भी एग्जाम में। तो कृषि से संबंधित भारत की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनको देखते हैं। तो इसमें संस्था का नाम दिया गया है, पहला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है कानपुर में स्थित, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, दलहन कानपुर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड है मुंबई में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड है हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। इसके बाद है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ये है फरीदाबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड स्थित है दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड केरल। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है मैसूर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर में। तो यहाँ पर कई आपको दिए गए हैं प्रमुख संस्थाएं, बुक में अच्छे से डिस्कस भी किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है, कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। अब पशुपालन को लेकर, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ फैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो पशुओं की गणना होती है वो 1919 से देश में पशुओं की गणना प्रारंभ हुई है। तो प्रथम जो पशुधन गणना है वो 1951 में आयोजित हुई थी और हर 5वें वर्ष जो है ये गणना आयोजित होती है। तो अभी हाल ही में 2017 में पशुधन गणना की गई थी। ठीक है, ये पशुधन गणना की 20वीं कड़ी है। तो 2017 का अगर आंकड़ा देखें तो उसके अनुसार भारत में पशुओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में है। तो ये पशुधन का 2017 का हालांकि आंकड़ा है, क्योंकि इसके बाद का कोई आंकड़ा है नहीं, तो इसलिए यही वाला लेटेस्ट है और यही आपसे पूछा भी जाएगा। यहाँ कुछ नस्लों की बात की गई है आगे, तो उनको देख लेते हैं कि जो कुछ नस्लें हैं गाय और भैंसों की, क्योंकि नस्लों को लेकर क्वेश्चन आयोग पिछली 1-2 बार से पूछ रहा है। तो इनको ज़्यादातर आपको देखना है कि नस्ल हैं किसकी हैं ये। तो गाय की नस्लें हैं गिर, साहिवाल, राठी, रेड सिंधी, हरियाणा। इसके बाद अगर भैंसों की कुछ और भी दी गई हैं गायों की, उनको भी देख लेते हैं। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो इसमें कांकरेज, थारपारकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, कांकरेज, थारपारकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, पुंवार, देवनी, निमाड़ी, ये सब किसकी नस्लें हैं? गायों की। भैंसों की प्रमुख किस्में देखें तो मुर्रा, भदावरी, नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली रावी, पढ़ारपुरी। तो ये हैं प्रमुख भैंसों की प्रमुख किस्में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। नस्लों को लेके क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इनका प्रैक्टिस करिएगा तो आप इससे क्वेश्चन बना पाएंगे। पोल्ट्री फार्मिंग देख लेते हैं। कुक्कुट पालन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत अंडा उत्पादन में किस स्थान पर है। तो मुर्गी पालन तो भारत में प्राचीन काल से ही हो रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। शीर्ष 5 अंडा उत्पादक में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। और एक मुर्गी जो है वो प्रतिवर्ष औसतन 180 से 200 अंडे देती है। रेशम को लेकर देखें, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं और काफ़ी बढ़िया फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन जो है वो चीन में हुआ।
प्राकृतिक रेशम का उत्पादन जो है विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ पर रेशम की सभी पांचों किस्में पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं पांच किस्में? तो उनका नाम यहाँ दिया गया है, मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूंगा और इरी। तो मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूंगा और इरी, तो पांच किस्में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो मलबरी का होता है और जो सबसे कम होता है वो मूंगा का होता है। ठीक, ये मूंगा। तो सर्वाधिक जो उत्पादन है भारत में मलबरी का और सबसे कम जो है वो मूंगा का होता है। इसमें जो संस्थान काम करता है वो है केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूरू। तो ये मैसूर का है, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। एक है केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये है जोरहाट असम में। और एक है केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची झारखंड में। ये कई बार पूछा गया है। हालांकि इसमें क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कब कौन सा पूछा गया है, कब कौन सा नहीं। इसके बाद इसमें आता है डेयरी विकास को लेके, डेयरी डेवलपमेंट को लेके। तो इसको लेकर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। भारत जो दुग्ध उत्पादक देश हैं उनमें भारत का पहला स्थान आता है। भारत में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब तथा मध्य प्रदेश का स्थान है। अगर राष्ट्रीय डेयरी योजना की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी योजना चलाई गई है। तो इसके जरिए जो है 2021-22 तक 18 करोड़ का लगभग दुग्ध उत्पादन टन 18 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत कुछ और भी बातें हैं डेयरी विकास में, उनको देख लेते हैं कि जो डेयरी विकास से संबंधित बातें हैं। जो खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO, उसके अनुसार विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 22% है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो 2019-20 में लगभग 407 ग्राम प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की दृष्टि से शीर्ष स्थान जो है वो पंजाब का है, यानी कि पर कैपिटा अगर मिल्क अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो पंजाब उसमें सबसे आगे है। दूसरा स्थान जो है हरियाणा का है, तीसरा राजस्थान का है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की बात यहाँ पर की जा रही है। व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में देखें तो व्हाइट रिवोल्यूशन जो है इसे दूध के उत्पादन को लेकर के है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। इसको कई चरणों में लागू किया गया था। तो दरअसल श्वेत क्रांति का जो प्रसार है पूर्वी राज्यों की अपेक्षा भारत के पश्चिमी राज्यों में अधिक हुआ। इसके कई कारण भी हैं, लेकिन ये मेंस का टॉपिक है, यहाँ हम लोग बहुत इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अमूल की बात करें, चूँकि दूध से ही संबंधित बात हो रही, तो अमूल दरअसल ये शॉर्ट फॉर्म है। अमूल का जो फुल फॉर्म है वो है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये गुजरात के आणंद जिले में दुग्ध उत्पादक के लिए समुचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। और दिसंबर 1946 में अमूल का औपचारिक तौर पर पंजीकरण हुआ था। तो 1964 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो आणंद का दौरा किए और उनकी जो समस्याएं थी उनको देखा। फिर 1965 में यहीं पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की गई थी। तो इसी ने आगे चल करके 1969-70 में ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। कुछ यहाँ पर ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में दिया गया है, नीली क्रांति। तो भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए एक विशेष योजना चलाई गई थी। आंध्र प्रदेश में काफ़ी सफल हुई। भारत में जो मत्स्य उत्पादन है उसके मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नीली क्रांति के दौरान एक्वा कल्चर का जो है विकास सर्वाधिक हुआ। एक फैक्ट इसमें झींगा मछली को लेके आता है, तो वो देख लेते हैं कि झींगा मछली के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है उसको भारत के झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे। इसके बाद इस चैप्टर का आएगा एक प्रैक्टिस सेट, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से हल करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो इसको हम लोग अलग से अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। 28 क्वेश्चन का सेट है जिसमें हम लोग इससे क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ा पढ़ने में उतना अच्छा मन नहीं लगता है। तो इसके बाद वाले वीडियो में इसको प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे खनिज संसाधन। तो ऐसे ही चूँकि हमारा हिस्ट्री का जो है पार्ट वो कंप्लीट हो गया है, उसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से देख सकते हैं। साइंस भी आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों साथ साथ लेके चलूँगा। आज अभी इंडियन कर रहे हैं, कुछ चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद जो आपका विश्व का भूगोल है उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग इन सारी किताबों को बहुत अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। यूँ ही साथ बनाए रखिए दोस्तों। अपने जो वीडियोज़ हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे हमारा क्लास जो है और भी लोगों तक पहुँच सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।